हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन भौतिक विज्ञान की इस विशेष कड़ी। सभी मित्र जल्दी से आ जाइए, अभिनंदन है भौतिक विज्ञान के इस विशेष चरण में। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कौन कौन पढ़कर आया है मुझे बताइए, कौन कौन पढ़कर आया है, जल्दी से बताएं। कौन कौन पढ़कर आया है? नमस्कार गुंजन जी, नमस्कार। चलिए, तो मात्रक और मापन का आगाज मैं कर चुका हूं और इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए क्या होने वाला है। चलो देखो, मैं आगे बढ़ता हूं और आज क्या होने वाला है खास। देखिए, हमने 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियां पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं अगली पद्धति, नाम है इसका SI पद्धति। SI पद्धति का मतलब है, पद्धति को हम कहेंगे सिस्टम, पद्धति को हम कहेंगे सिस्टम। आशीर्वाद रोहित जी, आशीर्वाद। देखो, SI पद्धति का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या नाम है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका नाम हो जाएगा मेरे पास। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, SI पद्धति। और मैं बताना चाहूँगा, ये तो पूरा नाम है और साथ में मैं कहूँगा यह MKS पद्धति का एक विकसित रूप है। यह MKS पद्धति का एक विकसित रूप है। समझ में आया? सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हाँ सर, ये आप अभी चैप्टर का बेसिक बता रहे हैं या चैप्टर पढ़ा रहे हैं? मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मैं चैप्टर ही पढ़ा रहा हूँ सुमित जी। पहली बात तो ये है कि ये MKS पद्धति का ही एक विकसित रूप है। MKS पद्धति को क्यों विकसित किया गया और क्यों डेवलप्ड किया गया, सवाल उठता है ये। मैथ्स की क्लास 2 से 3 दिन में आएगी भैया, सभी शांति से पढ़ें, आराम से पढ़ें। अब सवाल ये है कि जैसे जैसे यूनिट में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, मात्रकों के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है जब जटिलता बढ़ती गई। जटिलता कैसे? जटिलता कैसे? देखो, जटिलता का मतलब यहाँ ये है कि W कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन। तो इसका अगर आप मात्रक देखोगे ना तो हो गया था kg मीटर अपॉन सेकेंड इंटू मीटर। क्या मात्रक हो जाएगा? kg मीटर अपॉन सेकेंड इंटू मीटर। तो एक समय उस तूफानी रात के अंदर, उस अंधेरी रात के अंदर आइंस्टाइन जी के सपने में आए न्यूटन महोदय, और न्यूटन ने बोला कि बताइए कार्य का मात्रक क्या है। तो आइंस्टाइन जी कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा कि kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा कुछ था। कहने का मतलब ये है कि यूनिट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता इतनी ज़्यादा आ गई कि वैज्ञानिकों को याद नहीं रहने लगा कि कौन सा यूनिट किसके लिए काम में आता है, और उनके यूनिट जो है गड़बड़ाने लगे। तो बाद में क्या हुआ कि एक सभा का आयोजन किया गया, और वो सभा क्या है हमें जानना है। वो सभा क्या है मैं बताता हूँ, ज़रा देखिएगा कैसे।
जस्ट 1 मिनट देखिएगा। हाँ, ई नोट्स आ जाएंगे मधु, ई नोट्स आ जाएंगे। तो अब होने क्या लगा कि ये जब मात्रक की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर वगैरह वगैरह वगैरह, तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने इस यूनिट की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए एक सभा का आयोजन किया। और उस सभा के अंदर न्यूटन भी थे, आइंस्टाइन भी थे, मैडम क्यूरी भी थी, जूल भी थे, कई लोग शामिल थे। तो उन्होंने कहा भाई एक ऐसी पद्धति बनाई जाए, हाँ पहला लेसन नहीं पढ़ा दिया ना आदर्श। उन्होंने कहा कि एक ऐसी पद्धति बनाई जाए जो शॉर्ट में हो और उसमें यूनिट जो है वो बहुत अच्छे से जो है हमें मेंशन कर रखी हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ कि W = FD बट्टा kg मीटर पर सेकंड इंटू मीटर हुआ है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि जब बैठक हुई तो सबसे पहले न्यूटन खड़े हो गए। न्यूटन ने कहा कि बल की संकल्पना मैंने दी है, बल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, बल के ऊपर सारा का सारा जो रिसर्च है वो मैंने किया है, नियम मैंने दिए हैं, तो क्यों ना बल के नाम से मेरा नाम ही रख दिया जाए। तो जो भी समिति के अध्यक्ष महोदय थे उन्होंने कहा जा काजल जी ले तेरी जिंदगी, आज से जहाँ जहाँ बल आएगा वहाँ वहाँ न्यूटन नाम आएगा। तो बल का मात्रक क्या पड़ गया, न्यूटन पड़ गया। जैसे कि वैसे जूल खड़े हो गए कि कार्य की संकल्पना मैंने दी है, कार्य का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, कार्य की स्थितियाँ मैंने बताई हैं, कब कार्य होगा कैसा होगा ये सब मैंने बताया है, तो क्यों ना कार्य के नाम का यूनिट मेरे नाम से रख दिया जाए। तो जूल ने कहा जा काजल जी ले तेरी जिंदगी, जूल नाम से टॉपिक वहाँ रख दिया गया। जूल नाम जो है, जूल मात्रक जो है वो कार्य का रख दिया गया। क्या ये समझ में आया सभी को? तो मैं कहूँगा इस तरह से एमकेएस पद्धति का ये क्या है, एक विकसित रूप बनाया गया। पीडीएफ और ई नोट्स क्या हैं, देखिए ये जो पीडीएफ आती है अगर आप उससे भी नोट्स लिख रहे हैं ना, दी बेस्ट है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा देखिए मैं कहूँगा एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक माने जाते हैं। कितने हैं भाई, 7 तो मूल मात्रक है और 2 पूरक मात्रक हैं। तो मैं यहाँ पे 7 मूल मात्रक हम पहले डिस्कस करने वाले हैं। वो 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से हैं, सुनो ना, वो 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से हैं जरा हमें देखना है। 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से हैं, देखिए ये क्या है, 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से हैं जरा देखना। अब आप इतना समझते हैं कि अगर 7 मूल मात्रक हैं तो 7 मूल राशियां भी तो है, क्योंकि मात्रक बिना राशियों के संभव नहीं है, बिना राशियों के मात्रक नहीं बने हैं। नहीं गौतम नहीं, देखिएगा क्या हो जाएगा।
तो 7 मूल मात्रक के अंदर मैं क्या कहने वाला हूं, जरा सुनिएगा सुनिएगा। कोड याद रखना, मांगी लाल तंवर महेश चंद्र आया क्या। क्या ये ट्रिक याद रहेगी आपको? क्या ये ट्रिक याद रहेगी? मांगी लाल तंवर महेश चंद्र आया क्या, मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ये है कि जो मांगी लाल तंवर है वो अपने एक मित्र महेश चंद्र से पूछ रहे हैं कि मांगी लाल तंवर महेश चंद्र आया क्या। हाँ बिल्कुल उपेंद्र जी बनाने हैं। इस मांगी का मतलब होता है मास, इस मांगी का मतलब है मास, मास का मतलब है द्रव्यमान, लाल का मतलब है लेंथ, लेंथ का मतलब है लंबाई। सुनो ना सुनो ना, तंवर का मतलब है टाइम और टाइम का मतलब है समय, महेश का मतलब है मोल, महेश का मतलब है मोल, और चंद्र का मतलब है कैंडेला, चंद्र का मतलब है कैंडेला, आया का मतलब है एम्पियर, एम्पियर, और क्या का मतलब क्या है, केल्विन। समझ में आया? क्या ये सभी 7 मात्रक ध्यान रहेंगे? बहुत बढ़िया। एमपी स्विमर सबसे ज़्यादा माइंड किस वैज्ञानिक का रहा? एमपी स्विमर ऐसे तो सब बढ़िया ही थे सभी, तो मैं इन सभी को पूरा अलग से बता देता हूँ। इस शॉर्ट ट्रिक के अंदर मैंने 7 लिख दिए हैं। देखिए कौन कौन से 7 मूल मात्रक मूल राशियां हैं। द्रव्यमान, मलमास, लंबाई, इट मीन्स लेंथ, समय, इट मीन्स टाइम, द्रव्यमान, लंबाई, समय, और मैं यहाँ पर कहूँगा ताप, टेम्परेचर, ताप हो जाएगा टेम्परेचर। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप कहाँ गया? अच्छा पीछे लिख दिया है, ठीक है। समय, ताप, विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक करंट, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा। फिर देखिए प्रदीपन तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रदीपन तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रदीपन तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, और क्या हो जाएगा देखो। एक है मेरे पास पदार्थ की मात्रा, मैं कहूँगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 3 ये हो गए, 2 5 और 2 7 हो गए। ये तो सभी मैंने लिखी है मूल राशियाँ, ये तो सारी के सारी मैंने लिखी है मूल राशियाँ। अब मैं मात्रक लिख रहा हूँ। मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, केजी। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। समय का मात्रक क्या होगा? समय का हो जाएगा सेकंड। और ताप का क्या हो जाएगा? ताप का हो जाएगा केल्विन, केल्विन। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? मैं कहूँगा एम्पियर।
याद रहेगा एम्पियर। और यहाँ पे क्या होगा, प्रदीपन तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला। सुनो ना नहीं आया कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का क्या हो जाएगा, मैं कहूँगा मोल। क्लियर है? सेल्सियस क्यों नहीं, एमपी स्विमर केल्विन को माना गया, सेल्सियस को नहीं माना गया, इसमें क्या? तो क्या ये 7 मूल राशियां और इधर 7 मूल मात्रक समझ में आ गए? क्या ये इधर वाली 7 मूल राशियां और इधर वाले 7 मूल मात्रक समझ आ गए क्या? क्या यहां तक क्लियर है क्या, बताइए? सभी को क्लियर है क्या? क्लियर है? अब देखो, हर एक को हमें परिभाषित भी करना है कि द्रव्यमान क्या है, हमें देखना है, अच्छे से देखो। पहला मैं कहूँगा द्रव्यमान की परिभाषा क्या देंगे। मैं बार बार फिर ये नहीं पढ़ा पाऊंगा। द्रव्यमान को हम परिभाषित कैसे करेंगे, देखिएगा। द्रव्यमान का मतलब यहाँ पर ये होता है कि किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। अब ये द्रव्य की मात्रा और कैसा सवाल है? द्रव्य की मात्रा का मतलब ये है कि जैसे मेरी ये बॉडी है, तो मेरी आँखों के अंदर क्या है, मेरी 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, नाक है, गला है, क्लियर, हृदय है जो धड़कता है मेरे विद्यार्थियों के लिए, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कहने का मतलब ये सारे मिला के हमारा क्या कहलाता है, द्रव्य। और इसको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान। समझ में आया? द्रव्यमान का मतलब समझ में आया कि किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा द्रव्यमान कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं? किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा द्रव्यमान कहलाती हैं, द्रव्यमान कहलाती हैं। समझ आया? पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा क्या कहलाएगी, द्रव्यमान कहलाएगी। फिर देखिए क्या हो जाएगा, लंबाई, लेंथ, ये क्या होगी? अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई का मतलब यहां पर यह है कि मुक्त आकाश में अगर 2 बिंदु हैं तो उन 2 बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी है उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम लंबाई नाम देंगे। समझ आया? मुक्त आकाश में 2 बिंदुओं के मध्य की जो सीधी दूरी है उसको हम क्या नाम देंगे? लंबाई नाम देंगे, लंबाई नाम देंगे। मैं कहूँगा मुक्त आकाश में उपस्थित 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी, 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी, 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या कहलाती हैं? लंबाई कहलाती हैं। नहीं आया क्या समझ में? क्या ये नहीं आया कि लंबाई का मतलब मुक्त आकाश में उपस्थित 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी को हम क्या कहेंगे? लंबाई कहेंगे। जैसे मैं कहूँगा ये कमरे का एक ये वाला कोना है और इस रूम का दूसरा कोना है, इनके बीच की दूरी को हम क्या नाम देंगे? लंबाई नाम देंगे। समझ आया जूही मींडा? हाँ बिल्कुल हैं। अब देखिए अगला,
हाँ, अब देखिए समय का मीनिंग क्या है। देखिए समय को तो वास्तव में कोई परिभाषित कर ही नहीं पाया, और समय को सही और सटीक व्याख्या कोई आज तक कर ही नहीं पाया है। तो समय के बारे में क्या है कि समय की परिभाषा को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपने कभी एक मूवी का नाम सुना है, वंस अपॉन टाइम इन बम्बई। सभी ने सुना है क्या इस मूवी का नाम, वंस अपॉन टाइम इन बम्बई, सुल्तान मिर्जा वाली। ई नोट्स आ जाएंगे कृष्णकांत, आ जाएंगे, सब आ जाएगा। सुना है क्या नाम कभी? तो आप कहोगे जी हाँ सुना। तो अब उसमें क्या है कि उसमें कंगना जी जो है वो अजय देवगन जी को एक घड़ी ला के गिफ्ट करते हैं। किया था कि नहीं किया था? एक घड़ी ला के गिफ्ट किया था, और उस घड़ी के अंदर, घड़ी की एक खास बात थी कि वो घड़ी नब्ज के अनुसार, विंस के अकॉर्डिंग चलती थी, टाइम बताती थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो घड़ी के अनुसार जब टाइम बताती थी तो अजय जी ने उनसे कहा कि ये घड़ी चल क्यों नहीं रही है? तो उन्होंने कहा कि ये घड़ी नब्ज के अनुसार चलती है। तो अजय जी वापस कहते हैं कि घड़ी नब्ज के अनुसार चले तब तो ठीक है, और नब्ज घड़ी के अनुसार चले तो वो बोलने नहीं देते। उसी समय वो उनके मुंह पर हाथ रख देती है, और फिर गाना आ जाता है, पाया मैंने पाया तुझे, सांसों में बसाया तुझे, आंखों में चुराया मैंने, पता नहीं कैसे चुराया। सुना होगा आपने ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आइंस्टाइन ने वहाँ से उस डेफिनेशन को चुराया, और आइंस्टाइन ने समय की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी। आइंस्टाइन ने कहा कि किसी भी घड़ी के द्वारा दिया गया जो पाठ्यांक है वही समय कहलाता है। घड़ी के द्वारा जो दिया गया पाठ्यांक है उसे हम क्या नाम देते हैं? समय कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो समय की सिंपल स्वीट परिभाषा यही है कि किसी भी घड़ी के द्वारा दिया गया जो पाठ्यांक है उसको हम क्या नाम देंगे? समय कहें। उपेंद्र रावत में पहला चैप्टर करवा चुका हूं मेरे राजा, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसके अनुसार। चलिए, तो मैं कहूँगा ये किसके अनुसार हैं? आइंस्टाइन के अनुसार। आइंस्टाइन के अनुसार किसी घड़ी द्वारा, आइंस्टाइन के अनुसार किसी घड़ी द्वारा दर्शाया गया, किसी घड़ी द्वारा दर्शाया गया पाठ्यांक समय कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? किसी घड़ी द्वारा, आइंस्टाइन के अनुसार किसी घड़ी द्वारा दर्शाया गया पाठ्यांक क्या कहलाएगा? समय कहलाता है। क्लियर है? ये सिंपल और स्वीट परिभाषा है। फिर अगर मैं कहूँ यहाँ पर कहूँ समय के बाद कौन है? समय के बाद है ताप। ताप को हम कैसे परिभाषित करेंगे? ताप क्या है? टेम्परेचर क्या है? हमें देखना है। देखो, अगर मुझे ताप की परिभाषा देनी है तो ताप क्या है? हाँ बिल्कुल, ये सेकंड चैप्टर है भावेश। पहला चैप्टर किस लेक्चर से शुरू हुआ? अरे भाई अतुल, भौतिक जगत को पहला चैप्टर कहते हैं। ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, भौतिक जगत हमारा फिनिश हो गया है। समय का मात्रक क्या है? सेकंड है दिव्यांश, समय का मात्रक सेकंड है। ताप का क्या मीनिंग है? देखो, ताप का मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये एक ऐसी भौतिक राशि है जो ये मापती है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो मैं कहूँगा किसी वस्तु के गर्माहट का और ठंडेपन का एहसास करवाने वाली भौतिक राशि को हम क्या नाम देते हैं? ताप नाम देते हैं। ताप नाम देते हैं। तो मैं कहूँगा ताप का मतलब क्या है? वह कारक जो किसी भौतिक राशि के, वह कारक जो किसी भौतिक राशि के गर्माहट
एवं ठंडेपन का, एवं मैं कहूँगा ठंडेपन का मापन करता है, उसे हम क्या कहेंगे? ताप कहेंगे। सुनो ना, सुनो ना, पहला चैप्टर बेसिक क्लास 12 वीडियो से स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल सचिन जी, क्लियर है? ताप का मतलब हो गया वह कारक जो किसी वस्तु भौतिक राशि के गर्माहट और ठंडेपन का माप करेगा। पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा विद्युत धारा। विद्युत धारा आपने 10th क्लास में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट को आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा का मीनिंग यहाँ पर यह है कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहेंगे। आवेश का फ्लो किसी चालक में कितना हो रहा है, प्रति सेकंड कितना आवेश जा रहा है, उस आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q/T 10th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताओ, क्या ये नहीं पढ़ा? बताइए। मैं कहूँगा आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। नहीं आया क्या? आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाती हैं। विद्युत धारा कहलाती हैं। समझ में आया? तो विद्युत धारा का मतलब हो गया आवेश प्रवाह की दर को हम क्या नाम देंगे? विद्युत धारा नाम देंगे। आगे सुनो ना, प्रदीपन तीव्रता, इसको जरा समझिए। मैं कहूँगा प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता का मतलब क्या है? नाम हो जाएगा इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। प्रदीपन तीव्रता ये क्या है जरा सुनिए। देखो, देखिए, जब आवेश क्या है दिव्यांश मिंडा, आवेश किसी भौतिक चालक का गुण होता है, पदार्थ के अंदर ही रहेगा, और जब वो बाहर आएगा ना, इसका मतलब वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का विनिमय किया है। जब इलेक्ट्रॉन विनिमय होता है तब आवेश आता है। 12th का पोर्शन है, उसमें पढ़ेंगे। प्रदीपन तीव्रता, तीव्रता का मीनिंग क्या है समझना। देखिए, तीव्रता हमेशा ध्यान रखना ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। तीव्रता का मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है सुनिए। प्रदीपन तीव्रता का मतलब यहाँ पर ये होगा कि इसका फॉर्मूला इस तरह से दिया जाता है। I, तीव्रता को इंटेंसिटी कहते हैं। I बराबर है E/A इंटू टी। E का मीनिंग हो गया है एनर्जी। एनर्जी का मतलब है ऊर्जा। ऊर्जा बट्टे में क्षेत्रफल, ऊर्जा बट्टे में क्षेत्रफल इंटू समय। E/A इंटू टी। तो मुझे बताओ, E एनर्जी बाई एरिया इंटू टाइम हो गया है I। अब जरा सुनिए कैसे। अगर मैं इसकी बात कर दूं, मैं यहाँ पर कह दूं यदि एरिया बराबर हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, अगर ये 1 हो जाए, T बराबर हो जाए 1 सेकेंड, बताओ I बराबर E नहीं होगा क्या? I बराबर E नहीं होगा क्या? बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए,
क्या मैं आगे चलूं? आई क्या है मेरे पास? आई बराबर है E बाई ए इंटू टी। करण जी एनडीए के लिए मैथ्स होना बेस्ट रहता है। तो एक कल्पना करो कि अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, टी बराबर 1 सेकेंड है, तो E बराबर आई नहीं होगा क्या? अवश्य होगा, अवश्य होगा। कहने का मतलब तीव्रता ऊर्जा के ही बराबर होती हैं जब किसी एक इकाई क्षेत्रफल वाली सतह से 1 सेकंड के अंदर मैं कहूँगा कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई है, वही ऊर्जा की मात्रा किसके बराबर होगी? तीव्रता के बराबर होगी, तीव्रता के बराबर होगी। समझ में आया? दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो कि अगर एरिया 1 है, टाइम भी 1 है, अगर ये दोनों एक एक हैं तो यही ऊर्जा तीव्रता के बराबर होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। लोकेश जी तो इसको पढ़ना है। मैं इसको कैसे पढ़ूंगा कि एक इकाई क्षेत्रफल वाली धातु की सतह से इकाई समय में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई है वही ऊर्जा क्या बनेगी मेरे पास? तीव्रता बन जाएगी, तीव्रता बन जाएगी। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? यस बताइए मुझे, किसको नहीं आया है? किसको नहीं आया? हाँ, आई मीन्स तीव्रता, इंटेंसिटी। आई बराबर ई कैसे होगा? 100 बार हम मानने के बाद होगा। हमने ऐसा माना है तब जाके ये हुआ है, तब जाके ये हुआ है। जब हम मान लेंगे ना कि यहाँ पे ये एक इकाई है, एरिया भी 1 है, टी भी 1 है, तो आई बराबर ई है। ये मानने पर बराबर हुआ है। अमित बहुत अच्छे। क्या परिभाषा दूंगा मैं कहूँगा किसी इकाई क्षेत्रफल, किसी इकाई क्षेत्रफल वाली सतह से प्रति इकाई समय में, किसी इकाई क्षेत्रफल वाली सतह से प्रति इकाई समय में उत्सर्जित होने वाली प्रति इकाई समय में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की मात्रा तीव्रता कहलाती है, तीव्रता कहलाती। बस जो मैंने पीछे समझाया है वही मैंने लिखा, कोई नया नहीं है। आई बराबर 1 नहीं मान सकते। अरे अरविंद, आई को ही तो परिभाषित करना, फिर वही 1 हो जाएगी तो फिर परिभाषा कैसे आएगी? प्रदीप मिंडा, आई बराबर ई कब होगा? जब ये दोनों 1 1 मानोगे तब होगा। भाई ये नीचे वाली राशि 1 1 1 इंटू 1 1 होगा कि नहीं होगा? जब ये 1 हो गया तो ई किसके बराबर हो गया? आई के। सिंपल। तो ये परिभाषा देने का तरीका होता है फिजिक्स में। नीचे वाली राशि को हमेशा 1 बनाओ और ऊपर वाली राशि को इसके इक्वल कर दो। क्या ये नहीं आया? ये यहां आना चाहिए था। ओके, समझ गए क्या? चलो आगे। अब कौन बच गया है? प्रदीपन तीव्रता हो गया, और कौन बच गया है? मोल, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैं कहूँगा पदार्थ की मात्रा, यानी मैं कहूँगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। ये क्या? मींडा का मतलब होता है खास। 1 मीटर स्क्वायर क्यों आया देवास जी? क्योंकि एरिया का मात्रक यही होता है, 1 मीटर स्क्वायर होता है ना एरिया। क्षेत्रफल का मात्रक 1 मीटर स्क्वायर है, इसलिए 1 लिया है तो 1 मीटर स्क्वायर। पदार्थ की मात्रा का मतलब होता है कि किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित
मैं कहूँगा द्रव्य की मात्रा पदार्थ की मात्रा कहलाती है, सीधी सी बात है। द्रव्य का मतलब है ये जितने भी हमारे पास कान, नाक, गला वगैरह है, ये सारा द्रव्य की मात्रा पदार्थ की मात्रा कहलाएगी। ओके, थैंक यू अरविंद मीणा। किसी पदार्थ में मैं कहूँगा द्रव्यमान हमने लिखा है, द्रव्य की मात्रा, तो मैं कहूँगा किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्यमान, उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा, उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा, द्रव्यमान की मात्रा पदार्थ की मात्रा कहलाती है। नहीं आया। किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा पदार्थ की मात्रा कहलाएगी और इसका मात्रक क्या माना जाएगा? इसका मात्रक मोल माना जाता है, मोल माना जाता। आगे देखो, अब हम पूरक मात्रक पढ़ रहे हैं। दो हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट भी तो है, हमारे दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी तो हमें देखने हैं। सुनो ना, सुनो ना, जरा देखिए यहाँ तक समझ में आया क्या सभी को? हाँ, घनश्याम मिंडा, द्रव्यमान यानी जो अपन मोल ले रहे हैं ना, मोल का मतलब है उस पदार्थ के अंदर उपस्थित द्रव्यमान कितना है, उसको हम मोल कह रहे हैं। द्रव्यमान और भार सेम होता है? नहीं, जब जी से गुणा करते हैं ना तब भार आता है, ऐसे भार नहीं आता है मेरे राजा। क्लियर है क्या? द्रव्यमान की ही तो मात्रा मोल है नवीन, द्रव्यमान की ही तो मात्रा मोल है। अब देखो, मैं कहूंगा SI पद्धति में दो पूरक मात्रक निम्न अनुसार होते हैं। दो पूरक मात्रक निम्न अनुसार होते हैं। क्या है सुनिए। पहला है मेरे पास रेडियन। कौन सा है? पहला मात्रक है मेरे पास रेडियन। दीपक जी पता नहीं, सुन लो रेडियन क्या है।
देखिए रेडियन, ध्यान रखना, आपने कभी ये नहीं पढ़ा कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, तो उसी के अनुसार मैं कहूँगा रेडियन जो है वो एक कोण का मात्रक है। किसका मात्रक है? रेडियन। रेडियन एक कोण का मात्रक है। मैं यहाँ पर कहूँगा रेडियन क्या है? रेडियन का मतलब हो जाएगा, मैं कहूँगा ये किसका मात्रक है? यह भौतिक राशि कौन सी है? ये तो मात्रक है, हमें भौतिक राशि बतानी है। यह भौतिक राशि समतल कोण का मात्रक है। यह भौतिक राशि समतल कोण का मात्रक है। नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया कि यह भौतिक राशि कौन सी है भाई? समतल कोण का मात्रक है। पर रेडियन सेंटीमीटर होता है क्या? स्विमर वो अलग हैं। तो देखिए समतल कोण खुद एक कोण ही है, और समतल कोण को परिभाषित इस तरह से किया जाता है, समतल कोण बराबर होता है किसी वृत्त की परिधि पर, किसी वृत्त की परिधि पर काटे गए चाप की लंबाई। किसी वृत्त की परिधि पर काटे गए चाप की लंबाई। समझ आया? चाप की लंबाई और बट्टे में मैं कहूँगा वृत्त की त्रिज्या। नहीं आया? समतल कोण का मतलब है किसी वृत्त की परिधि पर काटे गए चाप की लंबाई, और बट्टे में हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। समतल कोण का मतलब कोण। अरे गौतम ये तो नाम है समतल, समतल कोण का मतलब कोण ही है। इसको जरा सुनिए, मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनडो भारी। देखिए समतल कोण का मीनिंग यहाँ पर ये होगा, मैं कहूँगा ये सेंटर ओ है, आर दूरी पर है, यहाँ से ये यहाँ पहुँच गया है, और ये केंद्र पर कोण कितना है? थीटा। ये आर है, मैं कहूँगा ये कोण थीटा है, और ये आर दूरी पर है। देखिए अब मुझे ये बताओ, अगर ये बिंदु ए से बिंदु बी पर गया है, तो मुझे बताइए ये ए बी चाप है, इस ए बी चाप की लंबाई हमारे पास कितनी हो जाएगी? इस ए बी चाप को ही तो मापा गया है, तो मुझे समतल कोण लाना है। तो फाइनली मुझे समतल कोण चाहिए। समतल कोण बराबर होगा ए बी बाई आर। नहीं आया? समतल कोण बराबर हो जाएगा ए बी बाई आर। हाँ पहले ही बता दिया था, मतलब ये चाप कितना है? ए बी है, और आर का मतलब त्रिज्या कितनी है, तो हमें ए बी बाई आर लिखना है, चाप बट्टे त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है। मुझे ये नहीं मालूम ना, मुझे ये नहीं मालूम कि इस चाप की लंबाई कितनी। हाय रब्बा, मुझे इस चाप की लंबाई नहीं मालूम, तो मैं क्या कहूँगा? मैं यहाँ पर कहूँगा संपूर्ण वृत्त के लिए लिख दो नाम। संपूर्ण वृत्त के लिए अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? मुझे बताओ, अगर पूरे वृत्त की बात हो रही है, खट खट टक 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 पूरा वृत्त आएगा, तो पूरे वृत्त की लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी परिधि। पूरे वृत्त की लंबाई इसकी परिधि होगी कि नहीं होगी? सर क्या 50 मीटर त्रिज्या 5 मीटर होगा? तो बिल्कुल स्विमर होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो मुझे ये बताओ संपूर्ण वृत्त के लिए समतल कोण क्या हो जाएगा? पूरे वृत्त की त्रिज्या यानी पूरे वृत्त के चाप की कितनी लंबाई हो जाएगी? उसकी परिधि। परिधि का मतलब 2 पाई आर, और बट्टे में क्या हो जाएगा? आर। 2 पाई आर बट्टे में आर हो जाएगा। बचिड़ बचिड़ बचिड़। तो मेरे पास समतल कोण बराबर होगा 2 पाई। तो मेरे पास मैं कहूँगा समतल कोण बराबर हो जाएगा
2 पाई। क्लियर है क्या? क्या यहाँ तक क्लियर है? पूरे व्रत के लिए 2 पाई। मैंने ये कैसे लिखा है समझ आया मेरे राजा? ओके, ये तो है मेरे पास रेडियन। अब दूसरे में आओ। दूसरा, ये तो पहला मात्रक था रेडियन, ये तो पहला था मात्रक। अब दूसरा देखिए क्या, बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ये क्या? अगर मुझे स्टेरेडियन पर बात करनी है तो देखिए, स्टेरेडियन तो मात्रक है, पर ये जिस भौतिक राशि का मात्रक होता है उसे ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मैं कहूँगा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन भौतिक राशि, स्टेरेडियन भौतिक राशि घन कोण या ठोस कोण का, घन कोण या ठोस कोण का मात्रक है। स्टेरेडियन घन कोण या ठोस कोण का मात्रक है। नहीं आया कि स्टेरेडियन क्या है? भौतिक राशि घन कोण या ठोस कोण का मात्रक है। अब ये क्या है? अब ये ठोस कोण या घन कोण क्या है जरा सुनिए। मैं कहूँगा, ये मान लीजिए मैं ठोस कोण बता रहा हूँ, तो ठोस कोण का मीनिंग क्या होगा? मैं कहूँगा ठोस कोण का मीनिंग है किसी गोले की सतह पर घेरा गया क्षेत्र, किसी गोले की सतह पर घेरा गया क्षेत्रफल। ठीक है, गोले की सतह पर घेरा गया क्षेत्रफल बट्टे मैं कहूँगा गोले की त्रिज्या। बट्टे में क्या आ जाएगा? बट्टे में आ जाएगा गोले की त्रिज्या का वर्ग। मतलब वो तो वृत्त में बनता है, ये गोले में बनता है। क्या कहना चाह रहे हैं श्रीमत? जैसे मैं यहां पर कहूं कि गोला, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये गोला है और ये ऑब्जेक्ट यहां है। अब हमें ये नहीं मालूम ना कि ये इसने एरिया कितना कवर किया है, हमें ये नहीं मालूम कि ये भाग कितना है, छायांकित भाग कितना है। मान लीजिए सेंटर O है, रेडियस R है, मुझे ये नहीं मालूम कि ये क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे ये तो नहीं मालूम कि ये भाग कितना है, पर मुझे पूरे गोले का क्षेत्रफल तो मालूम है कि नहीं है। मुझे पूरे गोले का तो क्षेत्रफल मालूम है ना, बस। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? क्या चाहिए बताइए। देखिए, तो मैं संपूर्ण गोले की अगर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण गोले के लिए संपूर्ण गोले के लिए अगर मुझे ठोस कोण बताना है तो ठोस कोण बराबर क्या हो जाएगा मुझे बताइए? 4 पाई R स्क्वायर बट्टे में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। क्या होगा? खच खच क्या आएगा? 4 पाई आएगा कि नहीं आएगा? तो मुझे बता दो ठोस कोण बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा। क्या ये समझ में नहीं आया? ठोस कोण बराबर 4 पाई नहीं आया क्या समझ में? हाँ बिल्कुल स्विमर हो सकती हैं। तो देखिए, ठोस कोण तो आया है मेरे पास 4 पाई, इधर आओ तो। समतल कोण आया है 2 पाई।
मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए। क्या लिख दूंगा मैं? के आर टिप्स के अंदर याद रखना, के आर टिप्स के अंदर याद रखना मुझे जरा। क्या कह दूंगा मैं? ऊपर मैंने लिख दिया है ठोस कोण और नीचे की जगह पे मैंने लिख दिया है समतल कोण। ये है मेरे पास समतल कोण। ठोस कोण है 4 पाई, समतल कोण है 2 पाई। भाजिड़ 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 कितना आएगा? 2। तो मुझे ये बताएं, ठोस कोण बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाय समतल कोण। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? मुझे बताइए। ठोस कोण बराबर है 2 इंटू समतल कोण। इसका मतलब ठोस कोण जो है वो समतल कोण का डबल होता है। डॉक्टर मधु कहाँ नहीं आया बताइए? अभी पूरे गोले के लिए मैंने बताया ना, ये देखो, ये ठोस कोण पूरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर घट गया 4 पाई। समतल कोण पीछे मैंने लिखा है, देखो 2 पाई है, 2 पाई। दोनों का मैंने रेशियो लिया है, तो दोनों का रेशियो ठोस कोण बट्टे समतल कोण 4 पाई बट्टे 2 पाई, 2 2 कट गया। ठोस कोण बराबर हो जाएगा 2 इंटू समतल कोण। किसको नहीं आया? क्या ये नहीं आया? भावेश जी दोनों का अनुपात लिया है और कुछ भी नहीं, दोनों का सिर्फ अनुपात लिया है। ठोस कोण बराबर 2 इंटू समतल कोण। ठोस कोण समझा दो, ये लो। देखो ठोस कोण का मतलब क्या है कि गोला 3D है, सॉलिड होता है, ठोस होता है। तो गोले की सतह पर कितना क्षेत्रफल किसी वस्तु ने घेरा है वो ले लो, और डिवाइड में गोले की त्रिज्या कितनी उसका वर्ग करना है। ये इसका फॉर्मूला है। मुझे ये नहीं मालूम कि इस वस्तु ने ये एरिया घेरा है, तो मुझे इस एरिया का नहीं मालूम कितना है ये, बट मुझे ये तो मालूम है ना कि पूरे गोले का क्षेत्रफल है कितना। तो पूरे गोले के लिए मैं कहूँगा ठोस कोण 4 पाई आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया, ठोस कोण बराबर 4 पाई। क्लियर है स्विमर? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ज़रा देखिए क्या होने वाला है। अब आगे घन एंगल क्या है? एक ही बात है, जूही घन कोण के और ठोस कोण कहो सब एक ही बात है। अब देखिए अगला जो हमारा हेडिंग है वो है वृहद दूरियों के मात्रक। वृहद दूरियों के मात्रक, यूनिट्स ऑफ लार्जर डिस्टेंस, यूनिट्स ऑफ लार्जर डिस्टेंस। यूनिट्स ऑफ लार्जर डिस्टेंस, वृहद दूरियों के मात्रक। देखो 4 पाई आर स्क्वायर कैसे? अरे अमित मिंडा ये तो गोले का क्षेत्रफल होता है, नर्सरी क्लास में आता है ना, ये तो नर्सरी क्लास का कॉन्सेप्ट है। गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यूनिट्स ऑफ द लार्जर डिस्टेंस। देखिए अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं कि वृहद दूरियों के मात्रक हमें देखने हैं कि वो बड़ी बड़ी दूरियां कौन कौन सी हैं, हमें देखना है। तो बड़ी बड़ी दूरियों में कौन कौन से आएंगे, पहले हमें इस बात को जान लेना है। वृहद का मतलब होता है बहुत बड़ी, वृहद का मतलब होता है बहुत बड़ी दूरी। तो सुनिए पहला, मैं कैसे पूछूं ये सवाल मारो मनड़ो भारी। पहला है खगोलीय मात्रक। क्या है? खगोलीय मात्रक मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी मैं शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलूँगा
AU खगोलीय मात्रक का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए खगोलीय मात्रक का मतलब क्या? खगोलीय मात्रक का मीनिंग यहाँ ये है, मैं कहूँगा ये हमारी पृथ्वी है या ये सूर्य है, ये मान लीजिए पृथ्वी है। मैं कहूँगा ये सूर्य है हमारा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, केंद्रों के बीच की जो दूरी है, ये पृथ्वी है हमारी और ये सूर्य है। मैं यहाँ पर कहूँगा ये सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों के मध्य की जो दूरी है, इसी दूरी को हम क्या नाम देंगे? एक खगोलीय मात्रक दूरी नाम देंगे। समझ में आया? क्या ये क्लियर है? खगोलीय मात्रक दूरी का मतलब क्या है? मैं कहूँगा पृथ्वी और सूर्य के केंद्रों के मध्य की जो दूरी है उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम एक खगोलीय मात्रक दूरी नाम देंगे। एक खगोलीय मात्रक दूरी मैं कहूँगा पृथ्वी तथा सूर्य के केंद्रों के मध्य की दूरी एक खगोलीय मात्रक दूरी कहलाती हैं। एक खगोलीय मात्रक दूरी कहलाती है। समझ में आया? पृथ्वी और सूर्य के केंद्रों के मध्य की दूरी एक खगोलीय मात्रक दूरी कहलाती है और एक खगोलीय मात्रक दूरी है 1.5×10⁻11 मीटर। क्या ये याद रहेगा? खगोलीय मात्रक दूरी बुक में नहीं दिया है, बिल्कुल अरविंद जी ये बुक में नहीं है, पर ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बुक में लाइनें दी गई है, पूरा डिटेल में बुक में नहीं समझाया गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कोई बुक ना देखें क्योंकि बुक में आपको नहीं मिलेंगे। ये सीधे सेंटेंस लिखे हुए हैं कि प्रकाश वर्ष ये है, खगोलीय मात्रक ये है, आपको नहीं दिखेंगे। टॉपिक हेडिंग में नहीं है पर उसके अंदर माइनर छोटे छोटे बीच बीच में पॉइंट हैं, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि एक खगोलीय मात्रक दूरी क्या है। तो एक खगोलीय मात्रक दूरी का मतलब है पृथ्वी और सूर्य के केंद्रों के बीच की जो दूरी है उसे हम एक खगोलीय मात्रक दूरी कहेंगे। क्या ये यहाँ तक सभी को समझ आया? अरे मित्रों आप सभी भरोसा रखिए, आपको एनसीईआरटी से भी ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा और जो आपके रिलेवेंट है, जो आपके भविष्य के लिए बहुत कारगर है, जो आपके आगे नीट के लिए, डिफेंस के लिए, एनडीए के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है, उस तरीके से आपको हम तैयार करेंगे। ये उत्कर्ष है, उत्कर्ष। तो आप बिल्कुल विश्वास रखें और अच्छे से पढ़िए शानदार तरीके से। बताइए कैसा लगा सभी मित्रों? कैसा लगा सभी को बताइए। रिवीजन का आज समय नहीं बचा है हमारे पास, हम और आगे बढ़ेंगे, यस, हाँ बताइए। चलिए मेरे मित्रों आज के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।